और बड़ी खबर आ रही है 9 मई को होने वाले रूस के विक्ट्री डे परेड को लेकर। मारिउपोल मेयर के सलाहकार ने बड़ा दावा किया है। मेयर के सलाहकार का दावा है कि परेड में पुतिन के कमांडर युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन की वर्दी में तैयार करेंगे और युद्ध बंदियों के रूप में पेश करेंगे। तो 9 मई को लेकर अलग ही तैयारी वहां रूस की ओर से की जा रही है और उसको लेकर कई तरीके की आशंकाएं भी अब जताई जाने लगी हैं। उधर रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने एक बार फिर फिनलैंड को धमकाने के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया था। लेकिन रूस के निशाने पर फिनलैंड अकेला नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस इस इलाके में स्वीडन और डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है। रूस के इस आक्रामक रवैये की वजह मानी जा रही है फिनलैंड की नेटो से बढ़ती करीबी। पिछले महीने ही खबर आई थी कि फिनलैंड अपने पड़ोसी स्वीडन के साथ इसी महीने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दे सकता है। इसलिए रूस ने शुरुआत में तो दोनों देशों को चेतावनी दी, अपनी परमाणु ताकत का डर भी दिखाया। लेकिन घी सीधी उंगली से न निकलता देख रूस अब उंगली टेढ़ी करने में लगा है और किसी भी हालत में अपने एक और पड़ोसी को अमेरिका के पाले में जाने को तैयार नहीं है। एक और इसलिए क्योंकि रूस की पश्चिमी सीमा पर नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे उसके पड़ोसी नेटो के सदस्य हैं। फिनलैंड के साथ रूस का 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। ऐसे में अगर उसने भी नेटो से हाथ मिला लिया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। और बात सिर्फ जमीन से लगी सीमाओं की नहीं है। फिनलैंड वो देश है जिस पर रूस ने 108 साल तक राज किया। तब जाकर 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली। फिनलैंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहा। शीत युद्ध के दौरान भी जब लगभग पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, फिनलैंड तटस्थ रहा। लेकिन इसके बदले सोवियत संघ ने उससे वादा किया था कि वो कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा। मगर जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो फिनलैंड को डर सताने लगा कि कहीं कल को रूस उस पर भी हमला न कर दे। इसलिए वो अमेरिका की अगुवाई वाले 30 देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहा है। और अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो फिर नेटो के सभी 30 सदस्य देश उसकी हिफाजत में जुट जाएंगे, क्योंकि नेटो की संधि कहती है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो उसके सभी 30 सदस्यों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नेटो हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेगा। अब नेटो से रूस का 36 का आंकड़ा है। यूक्रेन ने भी नेटो से जुड़ने की ही चाहत जताई थी। उसे रोकने के लिए रूस ने क्या किया वो सबके सामने है। इसलिए डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के चक्कर में यूरोप में युद्ध का एक और मोर्चा ना खुल जाए। और तो और फिनलैंड में रूस को उकसाने वाली मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो गई, जिसमें फिनलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास में जुटे नजर आए। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की धमकियों को नजरअंदाज कर फिनलैंड 12 मई को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर देगा। और मिलिट्री ड्रिल को देखने पहुंचे फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए। We are especially interested of the Article 5 of NATO. That would be the main reason to become a member of NATO. असल में आर्टिकल 5 के तहत ही नेटो अपने किसी सदस्य देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानता है। और फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने तो नेटो का सदस्य बनने से पहले ही रूस का हमला होने पर फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दे दिया। वहीं खबर यह भी है कि इस सैन्य अभ्यास के साथ ही फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अपने टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड में जारी सैन्य अभ्यास और 12 मई को उसकी ओर से नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन के दावे से पूरी दुनिया सहम गई। क्योंकि दावा यह भी है कि अगर फिनलैंड ने आवेदन कर दिया तो जून में होने वाली नेटो की बैठक में इस पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सदस्यता लेने की इस प्रक्रिया में 4 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है।
लेकिन इस दौरान अगर रूस ने यूक्रेन की तरह फिनलैंड के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया तो नेटो देश खुलकर उसका साथ नहीं दे पाएंगे। और रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने के लिए अज़ोव फोर्स के कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है जिसे मारिउपोल में रूसी सेना से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया था, जिसके सामने रूसी बमबारी के बीच अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था क्योंकि रूसी सेना पूरे प्लांट को घेरकर उस पर लगातार टैंक से गोले दाग रही थी। यही वजह है कि अज़ोव बटालियन की डिप्टी कमांडर स्वियातोस्लाव पालामार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह से घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з हालांकि रूस मारिउपोल में 3 दिनों के लिए सीजफायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीजफायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से चूक नहीं रही है, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ट्रक और एक सवारी गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 13 साल की लड़की भी शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामान खरीदने के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में 2 गुटों के बीच किसी बात पर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक कारोबारी का बेटा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश बल्गारिया की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। कुछ दिन पहले बल्गारिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा कर ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब बल्गारिया की सेना ने जंग जैसे हालात से निपटने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में गाड़ियों में सवार कुछ जवान युद्ध अभ्यास के लिए जाते दिखे। उन गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद जवानों ने अपने टारगेट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं, अभ्यास के दौरान एक मकान की घेराबंदी कर उससे एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से उस मकान की छत पर कुछ सैनिक रस्सी की मदद से उतरे और फिर उस आदमी को काबू में करने में अपने जवानों की मदद करते दिखे। इसके अलावा एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स ने अपने ग्लाइडर के साथ विमान से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए नीचे उतरे। और वहीं खार्किव में एक बार फिर से जंग अब तेज होती हुई साफ दिखाई दे रही है, जहां पर रूस लगातार हमले कर रहा है तो वहीं यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। टैंक के साथ ही यूक्रेन की सेना ने एक और बख्तरबंद गाड़ी को अपना निशाना बनाया और रूस के टैंक के तबाह होने का वीडियो अब सामने आया है। और वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है वहां पर आखिर किस तरीके से लगातार तबाही पर तबाही हो रही है। शहर के शहर नष्ट हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं नेटो पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन में उसकी सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब युद्ध के तीसरे महीने में रूस के निशाने पर नेटो देशों के वो ठिकाने हैं जिनके जरिए वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, और वही ठिकाने पुतिन का टारगेट है। पुतिन ने ठान लिया है कि वो एक एक करके उन सभी को तबाह कर देंगे। यूक्रेन अगर इस युद्ध में अब तक टिका है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जो उसे नेटो देशों ने दिए, क्योंकि अगर वो हथियार नहीं होते तो पुतिन की विशाल सेना के सामने ज़ेलेंस्की के मुट्ठी भर सैनिक नहीं टिक पाते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने सोच लिया कि वो यूक्रेन को ताकत देने वाली जड़ को ही काट देंगे, मतलब उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जहां से यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी में सबमरीन से कैलिब्र क्रूज मिसाइल दागी, जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले ही लोड कर लिया गया था और समय आने पर उसे टारगेट पर दाग दिया गया। यही नहीं, रूस ने यह तक बोल दिया कि नेटो देश इसे एक चेतावनी समझे। रूस ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते भी ब्लैक सी में कैलिब्र मिसाइल दागी थी, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें काला सागर के बीचों बीच एक सबमरीन से कैलिब्र क्रूज मिसाइल आसमान में जाती दिखी। रूस का कहना है कि इस खतरनाक मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन में नेटो देशों के अलग अलग अड्डे थे।
इस मिसाइल को इसकी खूबियां खतरनाक बनाती हैं, क्योंकि इसमें सामान्य और परमाणु बम दोनों दागने की ताकत है। मतलब ये कि इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने नेटो देशों को फिर से बता दिया कि वो उन्हें हल्के में न लें। रूस ने 2014 में इस मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसने सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए उन्हें दागा था। और रूस का दावा है कि एक बार फिर वो अपने इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे रूस ने केवल समंदर में नहीं, यूक्रेन की जमीन पर भी नेटो देशों की नाक में दम कर दिया और दावा किया गया कि 24 घंटे में उसने यूक्रेन के कई रेलवे स्टेशनों पर मिसाइलें गिराईं। उसका कहना है कि उसने उन्हीं जगहों पर धमाका किया जहां पर पश्चिमी देशों से हथियार भेजे जा रहे थे। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें रेलवे स्टेशन तबाह होते दिखे। रूस के रक्षा मंत्री ने दो टूक बोल दिया कि जैसे ही यूक्रेन में नेटो देशों की गाड़ियां नजर आईं, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन में रेल यातायात के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की और बताया कि रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। रूस ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हथियारों के 4 ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, उसका कहना है कि उसने इन 4 ठिकानों समेत यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन जगहों को बर्बाद किया गया उनमें तोपें भी रखी हुई। तो वहीं यूक्रेन के रेल यातायात अधिकारियों ने जानकारी दी कि रूस ने 6 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रेल यातायात के प्रमुख ने बताया कि इन हमलों की वजह से वहां 14 ट्रेनें देर से चल रही, जिससे जंग से जूझ रहे लोगों की दिक्कत और बढ़ गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 2 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनका निशाना बने वहां के रेलवे स्टेशन, क्योंकि रूस का मकसद है यूक्रेन को पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिल रही मदद को रोकना। यूक्रेन में रेल ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया है। यही नहीं, वो उसे पड़ोसी देशों से भी जोड़ती है। यही वजह रही कि पुतिन ने कसम खा ली कि वो यूक्रेन और उसके दोस्त देशों का रेल कनेक्शन तोड़ देंगे। यूक्रेन की मदद करने वाले देश नेटो का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि रूस की इस चाल की काट वो जून के आखिरी हफ्ते में स्पेन में होने वाली मैड्रिड समिट में तलाशेंगे। नेटो चीफ का कहना है कि इस समिट में वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि नेटो देश और मजबूत कैसे हों। और शिवसेना का राज ठाकरे और बीजेपी पर बड़ा हमला। शिवसेना के राज ठाकरे और बीजेपी पर बड़ा हमला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के सीएम बनते ही लाउडस्पीकर की तकलीफ होने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से हिंदुओं का नुकसान हुआ है। साथ ही राउत ने शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी पर सुपारी देने का भी आरोप लगाया। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती सांसद नवनीत राणा पति रवि से मिलने के बाद भावुक हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उनके पति रवि राणा ने उन्हें चुप कराया। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की राज ठाकरे को बड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर भारत से मुंबई जाने वाले लोगों से एमएनएस के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं। वो माफी मांग ले अयोध्या में, और बिना माफी मांगे अगर वो अयोध्या आएंगे तो मैं उनको अयोध्या में नहीं घुसने दूंगा। और वहीं डोनेत्स्क के एक इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर आसमान से जमकर बम बरसाए और पुतिन की फौज के इस हमले के बाद टैंक में मौजूद यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एक सुनसान इलाके में खड़े यूक्रेन की सेना के एक टैंक पर रूसी सेना बम बरसाती दिखाई दी। टैंक पर बम गिरते हुए वहां जोरदार धमाका हुआ और वहां धुएं का गुबार छा गया। धुआं छटा तो वहां 2 सैनिक दिखाई दिए। एक टैंक के पास खड़ा था जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूरी पर था। तभी रूसी फौज ने टैंक पर एक और बम गिरा दिया, जिससे आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंक से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद टैंक से यूक्रेन का एक सैनिक बाहर निकला और बिना देर किए जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक और सैनिक टैंक से कूदकर वहां से भाग निकला, जबकि एक दूसरा सैनिक जान बचाने के लिए रेंगते हुए पास में बने एक गड्ढे में छिप गया। रूस ने अपने आधुनिक और खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का दम दिखाया। रूस की सेना ने इस सिस्टम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुनसान इलाके में कुछ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात दिखे। कमांड मिलते ही ये सिस्टम ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार नजर आए। बताया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को ये सिस्टम पल भर में ढेर कर देता है और टारगेट सेट हो जाने के बाद इसकी मिसाइलें हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं। रूस का दावा है कि इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस के खिलाफ हुई नारेबाजी।
मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर दिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस रखने के शक में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कांग्रेस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गुड़ फैक्ट्री आग लगने की वजह से जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। डोनेट्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने एक केमिकल प्लांट पर आसमान से जमकर बमबारी की। रूसी हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्लांट के पास एक जोरदार धमाका होता नजर आया। जैसे ही विस्फोट हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, विस्फोट के बाद कुछ सैनिक जान बचाकर भागते हुए दिखाई पड़े। दावा है कि रूसी फौज ने प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को टारगेट कर ये हमले किए। प्लांट के अलग अलग हिस्सों में हुई बमबारी के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं कुछ धमाके तो इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। बताया गया कि रूस ने ये हमले उस वक्त किए जब प्लांट में काम करने वाले मजदूर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। खबर है कि रूस के इस हमले में करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से हिटलर को लेकर की गई टिप्पणी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेद जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट से फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने लावरेव की टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की माफी स्वीकार कर ली है। साथ ही यहूदी लोगों के प्रति पुतिन के रवैये को स्पष्ट करने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। यूक्रेन की सेना के एक सैन्य ठिकाने पर रूस ने अपने घातक कामोव Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया। हालांकि किस इलाके में यूक्रेन की फौज को निशाने पर लिया गया, इसका पता नहीं चला। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें इस हमले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिसमें साफ दिखा कि रात के अंधेरे में रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और यूक्रेन की सेना के उस सैन्य ठिकाने पर आसमान से मिसाइल बरसाते नजर आए। इस हमले में वहां मौजूद कुछ टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मन से लड़ने में काम आने वाले सैनिकों के बड़ी मात्रा में हथियार पूरी तरह तबाह हो गए। इससे पहले इन हेलीकॉप्टरों के जरिए यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए रूसी फौज ने पूरी तैयारी की, जिसके बाद उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए उड़ान भरी। रूस का कामोव Ka-52 में लगा रडार बड़ी रेंज में काम करता है और जमीन पर कई निशानों पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। मतलब ये कि कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। साथ ही इसमें लगे कैमरे दिन और रात दोनों में काम कर सकते हैं, जिस वजह से टारगेट को पहचानना, उस पर निशाना साधना आसान हो जाता है। और उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक टैंक को मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया और सबूत के तौर पर जेलेंस्की की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें मिसाइल से निशाना बनाए जाने के बाद रूसी टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। यही नहीं, उससे काले धुएं का गुबार भी उठता रहा, जो आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि रूसी टैंक को तब निशाना बनाया गया जब वो शहर के एक इलाके पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उस पर मिसाइल दाग दी गई, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। ये भी दावा किया गया कि इस मिसाइल हमले में टैंक के साथ रूसी फौज का एक ट्रक भी तबाह हो गया है, जिसमें पुतिन के सैनिकों के लिए हथियार भरे थे। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि रूस की लाख कोशिश के बाद भी कीव को बचाने में उसके सैनिक कैसे कामयाब रहे। दावा है कि यूक्रेन की सेना की रणनीति के आगे पुतिन की फौज का कीव पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। और यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह रूस की सेना उसके चक्रव्यूह में लंबे समय तक फंसकर रह गई थी। इस वीडियो में साफ दिखा कि जब रूस के सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की तो यूक्रेन की फौज ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। कीव का बाहरी इलाका, जहां से रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला राजधानी में दाखिल होने को तैयार बैठा था, वहां सबसे पहले ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों से रूस की सेना पीछे नहीं हटी और न ही उसके हवाई हमले रुके। रूस ने बमों और मिसाइलों से हमले कर कीव को तबाह करने की पूरी कोशिश की और इन हमलों में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने भी इस वीडियो के जरिए दिखाई। इन सबके बावजूद कीव के किले की सुरक्षा संभाल रहे यूक्रेन के सैनिक डटे रहे और बताया गया कि एक प्लान के तहत उनका फोकस इस बात पर था कि किसी भी कीमत पर रूस के काफिले को राजधानी में घुसने से रोकना है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना ने खास रणनीति बनाई थी।
वीडियो में दिखाया गया कि उसने उन रास्तों में आने वाले पुलों को पहले ध्वस्त किया जिन्हें पार कर रूस का काफिला कीव में एंट्री करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन के भेजे हुए टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों जवान कीव के बाहरी इलाके में ही फंस कर रह गए। इसके बाद उन्हें मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसे यूक्रेन ने अपने वीडियो में दिखाया कि कैसे उसने रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इतना ही नहीं, रूस के काफिले को घेरने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने नदियों, खेतों और जंगलों का भी सहारा लिया ताकि उस काफिले पर छिपकर वार किया जा सके। और दावा है कि इसी रणनीति की वजह से कीव के बाहरी इलाके में डेरा जमा चुकी रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रूस की फौज कीव से पीछे हटने को मजबूर हो गई। और मध्य प्रदेश के रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ट्रक और एक सवारी गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 13 साल की लड़की भी शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामान खरीदने के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच मारपीट हुई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में 2 गुटों के बीच किसी बात पर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक कारोबारी का बेटा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास नीपर नदी से रूस के ध्वस्त मी-35M हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें क्रेन की मदद से कुछ लोग तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर को नदी से बाहर निकालते दिखाई दिए। बताया गया कि ये वही हेलीकॉप्टर था जिसने युद्ध की शुरुआत में कीव के होस्टोमल शहर में कई हवाई हमले किए थे। जहां से ज़ेलेंस्की की सेना ने इस हेलीकॉप्टर को निकाला, वहां न्यूज़ 18 भी पहुंचा। रूसी सेना का Mi-35M हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला गया, वही हेलीकॉप्टर जिसको यूक्रेन की सेना ने मार गिराया था। जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह बर्बाद नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ऐसे 8 हेलीकॉप्टरों को ढेर किया। और जिस तबाह किए गए मी-35M हेलीकॉप्टर को नीपर नदी से यूक्रेन की फौज ने निकाला, उसकी गिनती बेहद आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है। और यही वजह है कि रूसी फौज ऐसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही कर रही है। ये हेलीकॉप्टर जमीन पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही ढेर करने की ताकत रखता है। यही नहीं, इसमें लगे नाइट विजन सिस्टम से ये रात में भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। और इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने के लिए अज़ोव फोर्स के कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है, जिसे मारियोपोल में रूसी सेना ने लोहे से लोहा मनवाने के लिए तैनात किया गया है, जिसके सामने रूसी बमबारी के बीच अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि रूसी सेना पूरे प्लांट को घेरकर उस पर लगातार टैंक से गोले दाग रही थी। यही वजह है कि अज़ोव बटालियन की डिप्टी कमांडर स्वियातोस्लाव पालामार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह से घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу, як ворог прорвався на територію заводу «Азовсталь», де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з हालांकि रूस मारियोपोल में 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीज फायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से चूक नहीं रही है, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरे यूक्रेन से खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी देश भी क्राइमिया पर रूस के कब्जे को अवैध मानते हैं। और जब जंग के बीच इस मुद्दे पर भी यूक्रेन को सहयोगी देशों का समर्थन मिलने लगा, तो ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को भी रूस के कब्जे से आजादी दिलाने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कार्यक्रम में दिए भाषण में उन्होंने रूस को न सिर्फ यूक्रेन से खदेड़ने की बात कही, बल्कि ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया को भी रूस से छीन लिया जाएगा। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकने वाले हैं नहीं, और 2.5 महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। असल में ज़ेलेंस्की का जोश इसलिए हाई नजर आया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने पुतिन से क्राइमिया छीनने में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया था। और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 चरण का प्लान तैयार किए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि वो पहले चरण में रूसी फौज को यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, जबकि दूसरे चरण में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके को फिर से आजाद कराएंगे।
आखिरी चरण में कूटनीति के जरिए यूक्रेन की अखंडता को बहाल किया जाएगा। और भीषण गर्मी और मॉनसून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन। यूरोप दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों पर बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लू और आग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो वारंगल में बड़ी रैली भी करेंगे। कांग्रेस ने इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटने का दावा किया है। कांग्रेस अब SC, ST, OBC के साथ अल्पसंख्यकों को पार्टी में आरक्षण देने की तैयारी में है। बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये प्रस्ताव पेश हो सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी आलाकमान अपनी मुहर लगा सकता है। खबर है कि युद्ध के ऐलान पर पुतिन ने अपनों को ही अंधेरे में रखा। यानी यूक्रेन पर हमले की जानकारी रूस में बहुत ही कम लोगों को पता थी। और खबर तो यहां तक है कि पुतिन ने अपने सांसदों को भी इसकी भनक तक लगने नहीं दी थी। वो सांसद जिन्होंने कदम कदम पर पुतिन का साथ दिया। और तो और जंग की शुरुआत में यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बताया गया कि रूस के हमले से वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर देगी। ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है कि हमला बोलने की जानकारी मुट्ठी भर लोगों को थी, उसके बाद उसकी तादाद घटती गई, क्योंकि जैसे ही जंग आगे बढ़ती गई पुतिन के ही बेहद करीबी उन पर दबी जुबान में ही सवाल उठाने लगे, जो बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। यही नहीं, रूस के वो सांसद जो जंग के खिलाफ शुरू में आवाज उठाने वाले थे, वो भी धीरे धीरे शांत हो गए। इजराइल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलाद शहर में हुए हिंसक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत चाकू या गोली लगने से हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इजराइल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में एक बार फिर फिलिस्तीनियों और इजराइल पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जो मुस्लिमों और यहूदियों दोनों ही समुदायों की आस्था का केंद्र है। और इस बार झड़प उस वक्त शुरू हुई जब वहां यहूदी समुदाय के लोगों की वो यात्रा फिर से शुरू कर दी गई, जिसे रमजान के महीने में रोक दिया गया था। लेकिन फिलिस्तीनियों ने इसका कड़ा विरोध किया और मस्जिद में हंगामा करना शुरू कर दिया, जिन्हें काबू में करने के लिए इजराइल पुलिस के जवानों ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन पहले से वहां मौजूद लोगों ने उन पर कुर्सियां और दूसरी चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उन पर तेज रोशनी और आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड दागे। इससे पहले मस्जिद के बाहर भी पुलिस वालों की हंगामा कर रहे लोगों के साथ झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 50 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया और हालात काबू में होने के बाद यहूदी समुदाय के 600 से ज्यादा लोगों ने अंदर जाकर प्रार्थना की। और इस बीच दिल्ली समेत देश भर में हो रही बिजली की कटौती का असर मेट्रो पर नहीं पड़ेगा। ये भरोसा DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रशासन ने दिया है कि राजधानी में बिजली की समस्या गंभीर होने पर भी मेट्रो में सफर करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। असल में देश भर में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने ये चेतावनी दी थी कि इसका असर मेट्रो पर भी पड़ सकता है। लेकिन DMRC के MD विकास कुमार के मुताबिक मेट्रो को जितनी बिजली की जरूरत रोजाना होती है, उसका 50% सौर ऊर्जा से पूरा किया जाता है। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि अगर बिजली की सप्लाई पर असर पड़ता है तो मेट्रो के पास बैटरी समेत इसके दूसरे इंतजाम भी मौजूद हैं। DMRC के मुताबिक दिल्ली मेट्रो को रोजाना 300 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसमें 200 मेगावाट बिजली दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अलग अलग कंपनियों से ली जाती है, जबकि दिल्ली मेट्रो को करीब 150 मेगावाट बिजली सोलर प्लांट से मिलती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का पलटवार लगातार जारी है। एक बार फिर से पलटवार किया गया है और यूक्रेन ने रूस की तोप को नष्ट कर दिया है। यहाँ पर बड़ा पलटवार यूक्रेन की ओर से एक बार फिर से किया गया है। रूस पर यूक्रेन का ये पलटवार माना जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रूस की ये तोप है जिसको नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना की ओर से ड्रोन के जरिए इस पर हमला किया गया। बाकायदा ड्रोन से पूरा वीडियो शूट करके इसको डाला भी गया है, जारी कर दिया गया है। और लगातार एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर हो रही है, क्योंकि रूस इस वक्त आक्रामक रवैया उसने अपनाया हुआ है और ऐसे में तमाम शहर उसके ध्वस्त किए जा चुके हैं। तो शहरों को बचाया जा सके और जो कुछ भी अब बाकी रह गया है यूक्रेन में उसको बचाया जा सके, इसलिए लगातार यूक्रेन की ओर से
ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं, जहां पर 9 मई को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा है। 9 मई काफी बड़ा दिन ये माना जा रहा है। नागरिकों को युद्धबंदी दिखाएगा रूस, ऐसा कहना है यहाँ पर यूक्रेन का ये बड़ा दावा है कि 9 मई को लेकर बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से, जहां पर उसका ये कहना है कि नागरिकों को इस दिन युद्धबंदी के तौर पर रूस दिखाएगा, क्योंकि रूस इस दिन अपना आजादी का दिवस मनाता है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई उस दिन रूस की तरफ से की जा सकती है। पूरी दुनिया इसको लेकर आशंकित है।